बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का टर्न ओवर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। आज से 2 दिन के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। मिल्स मालिकान का कहना है कि मुतालिबात न माने गए तो 30 जून से मुल्क भर में हड़ताल कर देंगे। सप्लाई बंद होने से फैसलाबाद में आटे का बहरान पैदा हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का टर्न ओवर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। आज से 2 दिन के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद कर दी है, जबकि मिल्स मालिकान का कहना है कि मुतालिबात न माने गए तो 30 जून से मुल्क भर में हड़ताल कर देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। मार्केट में आटे की सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। फैसलाबाद के हवाले से एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की गई है 0.25% टर्न ओवर टैक्स को बढ़ा के 1.25% कर दिया गया, जिसके बाद से अलामती हड़ताल 2 रोज़ की जो है वो जारी है, यानी आज और कल जो है वो फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल रहेगी। मार्केट में इस वक्त आटा मिलने की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि कई दुकानों के ऊपर आटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दुकान पर मौजूद है जहां पर सिर्फ ये 5-6 थैले ही रह चुके हैं आटे के। इसके बाद आटा खत्म हो जाएगा। ग्राहक भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं। चलते हैं दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं वो आटे की सप्लाई के हवाले से क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आटे के हवाले से क्या कहेंगे, इस वक्त सप्लाई मिल रही है? सप्लाई नहीं, वो कल जो आखिरी सप्लाई आई है उनकी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल है और वापसी की कल अभी तक नहीं बताई, तो उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब हमें सप्लाई का वो आर्डर नोट नहीं हमारा कर रहे। तो आपके पास इस वक्त इतना आटा मौजूद है कि लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके? मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 दिन का स्टॉक मौजूद है, उसके अलावा मेरे पास स्टॉक नहीं है। बस इतना स्टॉक है, इससे ज़्यादा स्टॉक मिला ही नहीं है, इसलिए स्टॉक ही मेरे पास इतना बड़ा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कहेंगे ये नोटिस लें मगर उस पर अमल दरामद भी करवाएं। ये जो खाली है ना, खाली हवा में डब्बे में, वो नहीं करने का काम। ठीक है। इस वक्त जो है खासतौर पर दुकानदार भी परेशान हैं और इसके साथ साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना है। आटे की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से इस वक्त मुतादिद दुकानों के ऊपर 1 से 2 दिन की सप्लाई मौजूद है। इसके बाद आटा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आटा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में भी ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। पहले रोज ही जिला भर में आटे का बहरान आ गया। 1 महीने से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं था। चिन्योट में दिहाड़ीदार परेशान, आटा नहीं मिल रहा। हर दुकान पर आटे का अपना रेट, बच्चों का पेट कैसे पालें? इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल की गई है और उन्हीं की हिदायत पर चिन्योट की जो तीनों फ्लोर मिलें हैं उन्होंने भी एहतजाजन काम जो है वो बंद कर दिया। और आज चिन्योट भर में जो सस्ता आटा पहले सस्ते सहूलत बाज़ार में पहुंचाया जाता था वो आज सस्ते सहूलत बाज़ार में भी नहीं पहुंचेगा। और इसके साथ साथ आज 34वां रोज़ है, यूटिलिटी स्टोरों पर भी जो रियायती नरखों का आटा है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से आटे का शदीद बहरान जो है वो पैदा हो गया और मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में ब्लैक में महंगे दामों आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये वो जगह जहाँ पर सस्ते सहूलत बाज़ार में आटा जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फराहम किया जाता था। ख़वातीन, मर्द और लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त आटा जो है वो पहुंचेगा। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कितना सफ़र तय करके आए हैं, क्या करते हैं? आटा मिला है? नहीं जी, बट्ठा मजदूर आटा कोई नहीं मिला, ना सटोरा में मिला। असी तो बच्चे ने बड़ा मुश्किल पाल रहे हैं। ठीक है जी, इतने आया, इतने भी आटा कोई नहीं मिलना, ने आटा बंद कर दिता है। सानू कोई और सहूलत नहीं, सटोर दी नहीं, कोई इत्थों दी, इत्थे कोई सस्ता मिलता सी, इत्थे भी आटा कोई नहीं होना। असी बट्ठा मजदूर हाँ, बच्चे किधे लैके जाइए, सन दसो, समझ आई नहीं। बिल्कुल ही खरीदार की आपने बात सुनी है, जो भट्टा मजदूर है और उसका कहना है कि वो मजदूरी छोड़कर 10 किलोमीटर का सफर तय करके शहर में पहुंचा है। जी बाबर मुनीर, आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद के शहरी हो जाएं तैयार, मॉनसून की आमद। शहर एक बार फिर बनेगा तालाब। शहर के नाकिस रोड डिजाइन और वासा और आवाम के लिए वबाले जान। 10 मकामात पर नाकिस रोड डिजाइन, बारिशी पानी का इखराज कैसे मुमकिन? नशेबी मकामात पर बारिशी पानी रखने से और रुकने से शहरियों को करना पड़ेगा अजियत का सामना। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में 30 से ज़ायद ऐसे मुकामात हैं जहां पर मामूली बारिश के बाद भी पानी रुक जाता है। इनमें से 10 ऐसे मुकामात जहां पर सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होती है। शहरियों का आना जाना जो है वो बारिश के बायस या बरसाती पानी के बायस
मुमकिन नहीं रहता। उन इलाकों की निशानदही करते हुए वसा फैसलाबाद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और रोड डिपार्टमेंट को एक मरासला भिजवाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन इलाकों की रीमॉडलिंग, रीडिज़ाइनिंग की जाए ताकि जो बरसाती पानी है उसकी निकासी के लिए जो है वो इक़दाम किए जा सकें और शहरियों की जो आमदो रफ्त है और मामूलाती ज़िंदगी है वो मुतासिर ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़िला इंतज़ामिया और रोड डिपार्टमेंट की जानिब से इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, जिसका मतलब यह है कि अभी मानसून की आमद है। जो ही बारिशें होंगी इकबाल स्टेडियम की सूरत हाल कदरे बेहतर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेन को फंक्शनल किया जा रहा है, जबकि जो दीगर 9 मकामात हैं जिनमें स्टेशन चौक है, इसके साथ साथ LCM स्कूल है, झुमरा रोड है और इसके अलावा मिल्लत चौक समेत बहुत से ऐसे मकामात जहां पर बारिश होगी तो वहां पर पानी भी रुकेगा। ना सिर्फ शहरियों को इस मानसून में भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि मामूलाते ज़िंदगी भी मुतासिर होंगे। और मानसून के हवाले से वसा की जानिब से भी इस मामले को देखते हुए कोई मुनज़्ज़म जो है वो बंदोबस्त नहीं किया गया कि मानसून के दिनों में बरसाती पानी से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा की तामीर और तरक्की में माली साल 2020-21 कैसा रहा? जिला भर को 1656 मिलियन रुपए से जायद रकम तरक्कियाती कामों के लिए मिली। कितनी रकम किस मंसूबे पर लगी? तमाम तर तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। तफसीलात के हवाले से जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से 2020 और 21 का जो बजट पेश किया गया था उसमें जिला भर के हवाले से 820 मिलियन रुपए के हवाले से 100 स्कीमें रखी गई थी, जिसमें उसके बाद पैसे जो है बढ़ाए गए, जिसके बाद टोटल जो है इसकी अमाउंट बनी थी 1656 मिलियन तक ये पहुंच चुकी थी, जिसमें से साल भर में 1478 मिलियन जो है वो जारी हो चुके हैं और शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है तरक्याती काम हुए। बहुत सारे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं और कुछ जारी हैं और आज आखिरी दिन है जो सरकारी फंड है उसको जारी करवाने के हवाले से, जिसके बाद तमाम जो बिल आज जमा होंगे तो उसके बाद जो है इसको आगे 1 से 2 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। जो अगर आज बिल नहीं होगा उसके लिए परेशानी का सामना होगा। मंसूबे के हवाले से बात करें तो 2020 और 21 के हवाले से रोड्स के 17 मंसूबे थे, जिसके लिए 135 मिलियन जारी जो है एलोकेशन की गई थी, जिसमें से 335 मिलियन जो है इसके पैसे जो बढ़ाए गए थे, जिसमें से 351 जो है अभी तक जारी हो चुके हैं। बहुत कम जो है पैसे अभी बाकी हैं, वो जो आज की डेट में ये भी शायद निकल जाएं। इसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग के हवाले से उनके 5 मंसूबे थे, उस हवाले से अगर बात करें 99 मिलियन जो है मंसूबा था जो टोटल लागत थी, जिसमें से 84 मिलियन जो है वो जारी हो चुके हैं। आज तक जो है साल भर में इस मंसूबे पर लग चुके हैं। लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो इसका सिर्फ एक मंसूबा था, वो 3 मिलियन का था और 3 मिलियन में से जो है 1.83 जो है रुपए जारी हो चुके हैं। ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ बचत भी सरकार को नजर आई है। और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन सबसे अहम डिपार्टमेंट है। 19 मंसूबे थे इसमें साल भर में इसके, जिसमें से 73 मिलियन रुपीस इसके लिए जारी किया गया था और उसमें से बहुत कम तादाद है जो जारी हुई है। बहुत कम तादाद जारी हुई है। शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें कि झंग की तरक्की के लिए आइंदा 3 माह अहम करार। वज़ीर आला ने 5 करोड़ रुपए मालियत की तमाम स्कीम्स के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत कर दी हैं, जबकि जिला झंग की 6.5 अरब की स्कीम्स भी शामिल हैं, आइंदा 3 माह में मुकम्मल की जाएंगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि झंग की तरक्की के लिए आइंदा 3 माह अहम करार। वज़ीर आला ने 5 करोड़ रुपए मालियत की तमाम स्कीम्स के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताइएगा। तरक्की के लिए आइंदा 3 माह बहुत अहम करार दे दिए गए हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर आला की जानिब से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम स्कीमें जिनकी मालियत 5 करोड़ या इससे कम है वो तमाम की तमाम स्कीमें फौरी तौर पर शुरू की जाएँ और उन्हें मुकम्मल करके वज़ीर आला ऑफिस में जो रिपोर्ट है वो फराहम की जाए। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं ज़िला झंग की, तो ज़िला झंग में इस माली साल के अंदर जो स्कीमें भिजवाई गई थी जिनकी मालियत 5 करोड़ से कम थी, उसकी टोटल अगर लागत बनाई जाए या मालियत बनाई जाए तो 6.5 अरब रुपए बनती है। तो जिसमें जो तमाम MPs हैं, MNs हैं, उनकी स्कीमें हैं और ये तमाम की तमाम स्कीमें MP MNs के तवस्सुत से
DC کے پاس جائیں گی اور DC ان اسکیموں کی آگے اسکروٹنی بھی کریں گے اور خاص طور پہ مانیٹرنگ بھی کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے اور اس کو جو فریم ورک ہے اس فریم ورک کے اندر ان تمام تر اسکیموں کو مکمل کروائیں گے. اس کے ساتھ ہی جو MPA معاویہ اعظم ہیں ان کی بھی 80 کروڑ کی اسکیمیں اس کے اندر شامل ہیں, جبکہ MNA غلام بی بی بھروانا ہیں ان کی بھی اس کے اندر 80 کروڑ روپے کی اسکیمیں شامل ہیں. اور یہ تمام تر اسکیموں کے اندر ٹف ٹائل, سولنگ, روڈ کنسٹرکشن, سیوریج لائن اور ساتھ ہی ساتھ بیوٹیفیکیشن آف سٹی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ شامل ہیں اور 6.5 ارب روپیہ اس کے اندر استعمال ہوگا. اور وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے خصوصی طور پہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ جب یہ اسکیمیں ایک دفعہ شروع ہوں گی تو اس کے بعد 3 ماہ کے اندر یہ تمام کی تمام اسکیمیں مکمل کی جائیں گی. جیسے ہی جون کا مہینہ ختم ہوگا, جولائی شروع ہوگا, اس کے ساتھ ہی ان کے فنڈز ضلع انتظامیہ کو اور متعلقہ MP MNAs کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. رواں بجٹ میں بھی فیصل آباد کے بڑے منصوبے نظر انداز. چلن ہسپتال کے توسیع منصوبے کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہ کیا جا سکا. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 2 سال قبل فیز 2 کا PC1 بھجوایا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے. مگر 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, 1 بیڈ کا بھی اضافہ اس میں نہیں کیا جا سکا. بدقسمتی سے رواں سال جو بجٹ جاری کیا گیا اس میں بھی 1 فٹ کی کوری بھی ہے, اس کے لیے مختص نہیں کی جا سکی. ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض بچوں کے والدین اور اہل علاقہ موجود ہیں. جی سر, کدھر سے آئے ہیں؟ جی سر, ہم ادھر سے گئی ہیں فیصل آباد سے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا ایک پیشنٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی فیسلٹی ہے. ابھی 250 جو روم ہے 250, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں بڑھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اپنا مریض لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کتنی زیادہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا. مریض بچوں کے جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے, کیونکہ مریض بچوں کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایسے میں علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ بیڈس کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تاکہ جو مریض بچے یہاں پہ علاج معالجے کی سہولیات کے لیے آ رہے ہیں انہیں بہتر علاج معالجہ فراہم کیا جا سکے. بچوں کو بہتر علاج معالجہ فراہم کیا جا سکے. عزادار حسین آپ آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب محکمہ صحت جھنگ کی مبینہ غفلت دیہی علاقوں کے مکین ڈسپینسر کے رحم و کرم پر. موضع وجلانہ, پیرکوٹ, سدھانہ, خانوانہ اور چک 181 میں ڈاکٹر کی سیٹیں خالی. بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹرز کو ایک عرصے سے تعینات نہ کیا جا سکا. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر, بتائیے گا. بالکل, جھنگ میں محکمہ صحت کی سنگین غفلت سامنے آئی ہے. محکمہ صحت جھنگ کے 4 بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹرز کی تعیناتی ہی نہ کر سکا ہے. 4 بنیادی مراکز صحت ایسے ہیں جہاں پر میڈیکل آفیسرز کی سیٹیں 4 ماہ سے خالی پڑی ہیں اور ڈسپینسرز کے رحم و کرم پر ہیں. یہاں کے لوگ جو علاج معالجہ ڈسپینسر سے ہی کروا رہے ہیں. جھنگ میں اس وقت موجود ہوں میں موضع بجلانہ کے بنیادی مرکز صحت میں, جہاں پر بھی ڈاکٹر کی سیٹ جو ہے وہ تقریباً 4 ماہ سے خالی ہے اور یہاں پر جو مریض ہیں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہاں پر جو آنے والے مریض ہیں وہ ڈسپینسرز کے ہی رحم و کرم پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیر کوٹ, سدھانہ بنیادی مرکز صحت, موضع خانوانہ اور چک نمبر 181 بھی وہ بنیادی مرکز صحت ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کی سیٹ جو ہے وہ 4 ماہ سے خالی پڑی ہیں اور کوئی اس صورتحال پر پرسان حال نہیں ہے. بلا شبہ اس صورتحال سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. خاتون مریضہ بیٹھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ ڈاکٹر یہاں پہ نہیں ہے, 4 مہینے ہو گئے آپ آتی ہیں, کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ہمیں یہاں پریشانی تو ڈاکٹر صاحب ہوتے نہیں, شہر سے تھوڑا دور ہے یہ, تو یہاں ڈاکٹر صاحب ہوتے نہیں ہیں, پھر ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا, دوائی شوائی نہیں ملتی. ڈاکٹر جب نہیں ہیں تو پھر دوائی کیسے ملے گی؟ تو ہمیں کافی اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسے تو عملہ بہت اچھا ہے, ہم جو بھی اویلیبل ہو چیزیں دے دیتے, لیکن ڈاکٹر کی ہمیں بہت کمی ہے. ڈاکٹر ہمیں چاہیے. ڈاکٹر موجود نہیں ہے اور بلا شبہ یہاں پر جو آنے والے مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ڈسپینسری یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں. اسی ہسپتال کو جو ہے وہ 24/7 کا نام دیا گیا ہے, لیکن اس 24/7 بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا کا زور ماند پڑنے لگا. ڈویژن میں 2 اموات 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق, 5 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. چنیوٹ اور ٹوبہ میں ایک مریض کا اضافہ, جبکہ جھنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کا زور ماند پڑنے لگا ہے. ڈویژن میں 2 اموات 7 نئے کیسز رپورٹ. فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق, 5 افراد میں وائرس کی تصدیق. چنیوٹ اور ٹوبہ میں ایک مریض کا اضافہ, جبکہ جھنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. کرونا کا زور کم ہونے لگا ہے. ڈویژن میں 2 اموات ہوئی ہیں, جبکہ 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اہم قدم. 1 جولائی سے بڑے کیسز اور ٹیکسز ڈیفالٹرز کی تصاویر آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. جی عمیر, بتائیے گا.
ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کے نادہندگان کی حوصلہ شکنی کے لیے 1 جولائی سے نیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایسے افراد جو کہ پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کرتے اور وہ بڑے نادہندگان ہوں گے یا وہ بڑی شخصیات ہوں گی تو ان کی جو تصاویر ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے گا۔ ایسے تمام افراد جو کہ FPR کے نادہندگاں ہوں گے، یعنی کہ وہ جتنے بڑے یونٹس ہیں، بڑے بڑے پلازاز ہیں، فیکٹریاں ہیں یا بڑے یونٹس ہیں یا پھر بڑی شخصیات ہیں جو کہ محکمہ ایکسائز کو پراپرٹی ٹیکس آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ریسکیو 1122 کو محکمے کا درجہ مل گیا۔ حکومت نے ریسکیو 1122 کو خود مختار ادارہ بنا دیا۔ ریسکیو 1122 کے DG کو ایکس آفیشیو سیکریٹری کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کو محکمے کا درجہ مل گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے کیسر کھوکر سے۔ جی کیسر بتائے گا۔ پنجاب نے ریسکیو 1122 کو محکمے کا درجہ دے دیا ہے اور DG ریسکیو کو سیکٹری کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ DG ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کو آپریشنل، انتظامی اور مالی معاملات میں مکمل ایک سیکٹری کے اختیارات حاصل ہوں گے اور DG 1122 جو ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے وہ بطور محکمہ کام کرے گا اور سول سیکٹریٹ کا حصہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع میں اسسٹنٹ لائبریرین کے لیے بڑی خبر۔ حکومت پنجاب نے اپ گریڈیشن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ سیٹ کو 8ویں سے 11ویں سکیل میں اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں اسسٹنٹ لائبریرین کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ حکومت پنجاب نے اپ گریڈیشن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ سیٹ کو 8ویں سے 11ویں سکیل میں اپ گریڈ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب بھر کے اسسٹنٹ لائبریرینز کے لیے بڑی خبر ہے۔ حکومت پنجاب نے اپ گریڈیشن پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ سیٹ کو 8ویں سے 11ویں سکیل میں اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام محکموں کو واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جان لیں گے اویس خان سے۔ جو اویس آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب کی جانب سے ایک اقدام جو سامنے آیا جس میں اسسٹنٹ لائبریرین کی ترقی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ لائبریرین کی ترقیاں کرنے کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی جس کی بنا کے اوپر جو ہے تاہم اس پابندی کو اب نرم کرتے ہوئے ان کو BS 8 سے BS 11 کے اندر پروموٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سوال سے محکمہ حکومت پنجاب کی جانب سے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کی ترقی کے تمام تر اخراجات جو ہے متعلقہ محکمے جو ہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کریں گے۔ جی اویس خان آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں صفائی ستھرائی میونسپل انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ میونسپل افسران کو مشینری سمیت عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ 3.5 لاکھ آبادی کے لیے 229 اسٹیشنری ورکرز اور سینیٹری ورکرز کام کرنے لگے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں شہری مسائل سدھرنے کی بجائے مزید بگڑنے لگے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے بات کی جائے تو میونسپل کارپوریشن کے پاس عملے اور مشینری کی کمی جو ہے وہ تاحال پوری نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے شہر کے متعدد علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تعفن زدہ ماحول ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے نہ تو عملے کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ مشینری کے فقدان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ پورے شہر کی صفائی ستھرائی یقینی نہیں ہو رہی، 3.5 لاکھ آبادی ہو چکی ہے لیکن 229 سینیٹری ورکر ہے، کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پورے ہمارے پنجاب کا یہ پورا ایریا جو ہے یہ سارا گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو عملہ تھوڑا ہے، صفائی کرنے والا جو کوئی ہے نہیں۔ ہماری صرف آپ سے اپیل ہے کہ بھئی یہ محلے کی صفائی ستھرائی جو ہے نا یہ ضرور کی جائے، مہربانی ہوگی آپ کی، گزارش ہے آپ سے۔ بالکل شہریوں کی بات آپ نے سنی۔ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کے پاس 229 سینیٹری ورکر ہیں جبکہ 3.5 لاکھ آبادی ہو چکی ہے، لیکن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے عملے کی کمی کو پورا نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی مشینری کا فقدان جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے جو شہری ہیں وہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ حکومت کو، انتظامیہ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے اور شہر میں اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یونیورسٹی آف جھنگ کا نئے تعلیمی سال سے پہلے BS پروگرامز کو 2 گنا کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی نے تعلیمی سال پر 10 پروگرام لانچ کر کے کل تعداد 22 کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف جھنگ کا نئے تعلیمی سال سے BS پروگرامز کو 2 گنا کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے۔ جی بالکل، یونیورسٹی آف جھنگ نے باقاعدہ طور پہ نئے 10 BS پروگرامز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ये तमाम तर जो नए प्रोग्राम्स हैं, जैसे ही इंटरमीडिएट के बाकायदा सालाना इम्तिहानात के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद अनाउंस किए जाएंगे। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में 12 BS प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए थे, लेकिन अब 10 मज़ीद प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। तो नए प्रोग्राम शुरू करने के बाद जो कुल तादाद है BS प्रोग्राम की वो यूनिवर्सिटी के अंदर 22 हो जाएगी, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ, उर्दू, लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम जो अलाइड सब्जेक्ट हैं उसके बाद मुकम्मल हो जाएंगे। इसके साथ ही वाइस चांसलर का ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में अभी सिर्फ BS प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जबकि हमने HEC को MPhil प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मांगी है। जैसी इजाजत मांगी गई है, ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाकशुदा निजी कॉलेजेस के लिए नई शर्त, अब हर BS प्रोग्राम के लिए निजी कॉलेज को कम से कम 3 रेगुलर फैकल्टी मेंबरान रखना होंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं उनकी हर साल रिविज़िट उनको किया जाता है, उनसे दोबारा दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं और जो क्राइटेरिया है हर साल उसको जांचा जाता है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको इंश्योर किया जाए। इस हवाले से क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आखिरी तारीख जो है वो 30 जून है अप्लाई करने के हवाले से, और उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, उस पर बात करने के लिए GC यूनिवर्सिटी एफिलिएशन कमेटी जो प्राइवेट कॉलेजेस की है, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम महमूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है और अप्लाई करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से उनको एफिलिएशन दी जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का शुक्रिया कि आपने इस इशू के लिए इधर हमें कवरेज दी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 30 मई लास्ट डेट होती है, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से हमने ऑलरेडी उसको 23 दिन तक बढ़ा दिया था और आज फिर हमने 7 डेज़ के लिए उसको बढ़ा के 30 जून तक ये एक्सटेंशन कर दी गई है ताकि लोग कंफर्टेबली उसमें अप्लाई कर सकें। कॉलेजेस जो है वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन के बाद यहाँ हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के दरमियान अगर किसी जगह पे उनकी एप्लीकेशन में कोई लक्यूना होता है तो वो उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इसको इम्प्रूव करें। उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है और फिर एफिलिएशन टीम जो है वो कॉलेजेस को विज़िट करती है। उसके अंदर 5 मेजर एरियाज़ हैं जिनमें हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो टीचिंग है कि कम से कम 3 MPhil पर सब्जेक्ट जो है वो परमानेंट स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए। उसके लिए हमने इस साल इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी पैरामीटर्स को इंश्योर करने के लिए हमने ये रखा है कि वो सिर्फ वो टीचर परमानेंट शुमार होगा जिसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें आएगी कि जिस सैलरी उसमें जा रही है। ये बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस के दौर और पढ़े लिखे पंजाब में खुले आसमान तले तालीम व तदरीस जारी, सिर्फ एक उस्ताद और दरख्तों का साया। बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा करने वाला ये स्कूल कौन सा है, जानेंगे अली रजा से। मैं तहसील बवाना के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं जहां सड़क के किनारे बैठे बच्चे इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका स्कूल जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव के जो उस्ताद हैं वो अपनी जगह के ऊपर इनको बिठाकर इनको तालीम जो है वो सिखाते हैं। बच्चे टाट के ऊपर और अपने घर से जो है वो बोरे लेके आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। ना तो आसमान के ऊपर कोई छत है, सिर्फ दरख्त के तले जो वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो स्टडी कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है इस वक्त कर रहे हैं। टीचर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे जब मैं यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ पे छत भी नहीं है और दरख्त के तले आप अपनी जो आपकी जो जगह है वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आप इनको पढ़ाते हैं और इतनी दूर ये क्यों नहीं जा सकते, क्या वजह है? ये चूँकि छोटे बच्चे हैं और ये गरीब ख़ानदान है, प्राइवेट स्कूल को तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल हमारा यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी मदद कि आप ये इनको पढ़ाया जाए। तो ये मैं हर साल 15 साल से इन्हीं दरख्तों के नीचे पढ़ा रहा हूँ और मेरे काफ़ी से शागिर्द अभी MA भी करने वाले हैं। सर, पहले तो आपको सलाम पेश करता हूं कि आप 15 साल से इसी तरीके से बच्चों को जो है वो फ्री में तालीम हासिल करवा रहे हैं और बच्चे आपके पास पढ़ भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कभी यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई गवर्नमेंट का बंदा जो यहाँ पे आके देखे और कहे कि बच्चे यहाँ पे ज़मीन पे बैठे? ये जी महकमा तालीम इसको चेक कर रही है। EO आते हैं, DO आते हैं, हमारा हेड मास्टर है वो इसको चेक करता है। उसके बाद ME आते हैं,
अलग जो हमारा महकमा NCHD है उनके अफसरान आते हैं, GM वगैरह, DPM, तो इस तरफ किसी का ख्याल नहीं है कि इनको कुछ दिया जाए या छत मुहैया की जाए। अच्छा, छत मुहैया की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर औकात इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में अक्सर बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे छत भी नहीं है, किस तरीके से आप करते हैं? पानी नहीं है यहाँ बहुत पे। शुक्रिया रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर हुकूमत अपनी पेश करदा टेक्सटाइल पॉलिसी की ही नफी करने लगी। रवां माली साल के 11 माह रॉ कॉटन की इम्पोर्ट और वैल्यू एडिड के लिए बगैर यार्न कॉटन एक्सपोर्ट। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? इलेक्शन से कबल पेश करदा टेक्सटाइल पॉलिसी के बरक्स खड़ी नजर आती है, क्योंकि जो टेक्सटाइल पॉलिसी पेश की गई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि बाहर से जो भी रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा उसको वैल्यू एडिड करके बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर अदाद शुमार देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया को रद्द करती नजर आ रही है। क्योंकि मैं एक अदाद शुमार पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आपके सामने रखता जा रहा हूँ, जिसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि गुज़िश्ता साल से जायद रॉ कॉटन जो है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो कॉटन यार्न की है वो कम ना हो सकी, वो बिल्कुल उसी पैरेलल खड़ी है, बल्कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है गुज़िश्ता साल के 11 महीनों की जो रिपोर्ट है। रॉ कॉटन की गुज़िश्ता जो महीनों की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल जो है 4,72,015 मैट्रिक टन जो है जो इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हुई, जबकि रवां साल के अंदर 7,75,428 मैट्रिक टन रॉ कॉटन है इंपोर्ट हुई, जिसकी यानी कि दोगुना इंपोर्ट हुई है, जिसकी मालियत रवां साल 2,90,664 मिलियन रुपए की रॉ कॉटन बनती है, जो कि गुज़िश्ता साल 1,22,627 मिलियन रुपए थी। और इसी तरह अगर इसकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर नजर डालें तो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट 1,42,896 मिलियन रुपए रही है। गुज़िश्ता साल 11 महीनों में कॉटन यार्न एक्सपोर्ट 1,42,887 मिलियन रुपए थी, यानी कि कम थी, और इस साल ज्यादा जो कॉटन बिलाल डोगर आप आगाह कर रहे थे। सनतजार में हुई कुकिंग वर्कशॉप, लड़कियों की कसीर तादाद ने कुकिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इसी पर बात करेंगे शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा। जी, फैसलाबाद में सनज़ार जो कि सोशल वेलफेयर का एक इदारा है, जहाँ पर ख़ास तौर पर लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जिसके लिए ना सिर्फ उन्हें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हुनर सिखाते हैं, बल्कि उनके लिए जो है एक वर्कशॉप भी इनकाद की जाती है, ताकि इनकी कारकर्दगी जो है वो बच्चों की चेक की जाए, बच्चों की जो उनके में टैलेंट है उनमें जो सिखाया गया वो चेक करने के लिए जो है वो वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इस वक्त जो है वो हम कुकिंग क्लास में मौजूद है, जहाँ पर कुकिंग वर्कशॉप जो है वो इनकाद की गई, बच्चों ने मुख्तलिफ डिशेज़ भी बनाई। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज, उनसे जानते क्या कि मैडम बताइएगा, आज कुकिंग की वर्कशॉप थी, क्या ये वर्कशॉप जितने भी यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेड्स में उन्हें कोर्स सिखाए जाते हैं, क्या सबको ऐसे ही वर्कशॉप का इनकाद किया जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहिदा। यहाँ पे आज हम कुकिंग की जो है 1 वीक की वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हैं, और इसमें ज़रूरत महसूस की जाती है कि कोविड के बाद से जैसे कि बच्चियाँ बहुत घरों में बैठने के, रिलैक्स होने के थोड़ा आदी हो गए हैं, तो उनमें इंटरेस्ट, कोई इंटरेक्शन पैदा करने के लिए हम इन वर्कशॉप्स का एहतमाम करते रहते हैं। आजकल हमारी 2 वर्कशॉप्स चल रही हैं, जिसमें एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की और इंटीरियर डेकोरेशन की है, और दूसरी कुकिंग एंड बेकिंग की है। इसमें कोशिश हम लोग यही करते हैं कि एक तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, दूसरा आम जो है रूटीन की इनको चीज़ें जो सिखाई जाती हैं उनसे हट के मेन्यू रखा जाए। शाहिदा घुमन आप आगाह कर रही थी। आपको बताएं कि तांदेवाला में अरसा दराज से बंद बिलाल शहीद पार्क की लाइब्रेरी को फाल कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर तांदेवाला में तलबा व तालबात की तालीम के लिए मुतहर्रक हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता कई सालों से बंद लाइब्रेरी को दोबारा फाल करने के हवाले से जो है वो इकदामात किए जा रहे हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने आज जो है लाइब्रेरी का विजिट किया और यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया है। नई बुक्स जो हैं वो यहाँ पर उनको रखा गया है। इसी हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कौन सी नई बुक्स जो है वो इस लाइब्रेरी में जो है वो रख दी गई हैं? काफ़ी सालों से ये लाइब्रेरी बंद थी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जब मेरा यहाँ पे आके मैंने चार्ज अज्यूम किया तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए जिन्होंने ये मुतालबा किया कि सर ये लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरी थी जनरल पब्लिक के लिए, जो कई सालों से बंद हो चुकी है और इसको आप करवाएं। मैंने आके इसको खुलवाया, इसकी छत डैमेज थी, इसका रेनोवेशन का काफ़ी काम होने वाला था, उसकी प्रॉपर हमने टेंडिंग वगैरह करके इसको रेनोवेट करवाया, इसकी छत चेंज करवाई, यहाँ पर सीलिंग का काम करवाया, पेंट का काम सारा करवाया, नए बुक रैक्स मंगवाए हैं, वो रखवाए हैं। इसके अलावा कंपटीशन की किताबों का कुछ कमी थी, CSS और PMS वगैरह की, और PPSC के। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।